राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को एक डिक्लेरेशन मैं शेयर कर रहा हूँ। यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूँ यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार, मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का मैं प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक जागरूकता और भारत के अंदर से विधिक अज्ञानता को दूर करने के उद्देश्य से मैं भारत के नागरिकों को निःशुल्क, बिना किसी लाभ के, जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और आज 2 अक्टूबर 2023 को इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और संचालन कर रहे हैं माननीय खेमचंद सोलंकी बौद्ध जी। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 पे चर्चा होनी है, और यह बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से
जानते हैं कि भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय भारत देश के अंदर, जैसा कि भारत देश के संबंध में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत shall be the union of the states। भारत जिसे इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है वह राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो ये जो भारत के अंदर जो स्टेट्स की यूनियन है उसका एक जो है संपूर्ण पूरे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है, जो कि भारत देश का अंदर जो है सभी न्यायालयों से सर्वोच्च है। परंतु अकेले जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सभी मामलों को हैंडल नहीं किया जा सकता है। प्रदेश का भी अपना महत्व है और प्रदेश के अंदर जो न्याय की व्यवस्था है उसके लिए एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना भारत का संविधान हर प्रदेश के अंदर करता है। और उच्च न्यायालय की स्थापना करने के बाद शक्तियों का जो बंटवारा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 32 भी रखा गया है और अनुच्छेद 226 भी रखा गया है। अनुच्छेद 32 के संबंध में आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अंदर भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर एक रेमेडी, एक उपचार की व्यवस्था करता है। यदि भारत देश के अंदर किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक, दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल्स हैं। कहीं पे व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है और कहीं पे नागरिकों को अधिकार प्राप्त है भाग 3 के अंदर। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति और नागरिक दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों और व्यक्तियों को जो भाग 3 में अधिकार दिया गया है, यदि उस उन अधिकारों का उल्लंघन राज्य करता है तो अब राज्य के द्वारा यदि जो है उन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो फिर नागरिक कहाँ जाएंगे? तो नागरिक जो है सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी के लिए जाएंगे कि स्टेट के द्वारा उनके इस अधिकार का उल्लंघन किया गया है। यह अधिकार रेमेडी का अनुच्छेद 32 के अंदर प्रदान किया गया है। और भारत देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी के लिए यानी उपचार के लिए कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और हमें रेमेडी दी है, जा सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना काफी खर्चीला काम है। जिस देश के अंदर लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, सरकार के द्वारा जो अनाज प्रदान किया जाता है उस अनाज के ऊपर जीविकोपार्जन के लिए निर्भर है, उस देश में वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं हो सकते। उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन जो है जब होता है तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द रेमेडी बिकॉज दे कैन नॉट गो इन द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत खर्चीला भी है। और पता चला तमिलनाडु के अंदर अगर किसी के मानवाधिकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ तो उसे दिल्ली जाना है, रेट फाइल कर। खर्चीला भी है, दूर भी है। तो संविधान निर्माताओं ने जो है अनुच्छेद 226 भी रखा, जिसके अंतर्गत जो है
उच्च न्यायालय को भी वो शक्तियां प्रदान कर दी गई जो सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्रदान कर दी गई, ताकि जो है व्यक्ति या नागरिक अपने ही राज्य के उच्च न्यायालय में जा करके उसके जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है उसकी रेमेडी के लिए जो है प्रक्रिया कर सके और रेमेडी ले सके। इस ये है अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के बीच का जो है और उसका उद्देश्य। तो नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 226। अनुच्छेद जो है 226 है कि कतिपय रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। यहाँ जो दो शब्द हैं कि कुछ मामलों में जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। रिट, व्हाट इज रिट? याचिका। अब जो है रिटें कितने प्रकार की होती हैं इस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज रिट, इस पर डिस्कस करना आवश्यक है। परंतु यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 32 में किसी भी बात के होते हुए, मतलब अनुच्छेद 32 में कुछ भी लिखा हो, परंतु प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास उन क्षेत्रों के भीतर किसी भी व्यक्ति को या प्राधिकरण को जो है रिट जारी करने की शक्ति होगी जिसके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र प्रयोग करता है। यानी एक उच्च न्यायालय अपने राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जो भी फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के मामले आते हैं उन मामलों पर रिट जारी कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिटें जारी करता है, परंतु वही सब वो उसमें उसमें जो लिखा हुआ उसके होने के बावजूद भी ये हाई कोर्ट को भी ये शक्तियां प्रदान की गई। अब जो रिटों के विषय में बताया गया है कि कौन कौन से रिटें जारी होंगी, तो जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट और परमादेश जो है रिट, निषेध या वारंटो और जो रिटें हैं ये जारी कर सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये रिटें क्या है, तो रिटों को समझने की जरूरत है। तो रिटों के लिए हम लोग चलते हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ से आपको रिटें मिलेंगी। अ, एक नई स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि रिटों को मैं पढ़ाता हूँ तो आपको रिटें मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फंडामेंटल, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंदर जो है मौलिक अधिकारों का चर्चा है। भाग 3 की बात की गई है, भारत के संविधान के अंदर भाग 3 की बात की गई है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये समझ लीजिए। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके अभाव में एक व्यक्ति का गरिमा के साथ जीवन जीना संभव नहीं है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा, नथिंग, फिर कुछ नहीं है। उसकी लाइफ में सारे अधिकार खत्म है अगर मौलिक अधिकार छीन लिए जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीवन को जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए और ये वो अधिकार है जो मूलभूत अधिकार है। ये इनके बगैर जिया ही नहीं जा सकता है।
जैसे एक शरीर को जीवित रखने के लिए सर, दिल की स्क्रीन शेयर जरूरत नहीं हो होती रही। है, हार्ट की। धीमान साहब, स्क्रीन हेलो, शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हुई? जी। हो, हो रही है, ये नेट की समस्या है। जी। अभी मैं फिर से इसको करता हूँ। डबल क्लिक कर दीजिए, फुल स्क्रीन आ जाएगी। एक बार फिर से करता हूँ। तो समझाते बात करते रहते हैं। तो जिस तरीके से एक मनुष्य के शरीर को जीवित रखने के लिए दिल का सही ढंग से काम करना जरूरी है, उसी तरह से ये भी आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है कि जो है मौलिक अधिकार उसको प्राप्त हो। यदि उसको मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसके जीवन में उसके जीने की कोई संभावना नहीं बचती। हम्म, तो अब मौलिक अधिकार क्या है, ये मैं शेयर करता हूँ आपको। आई, आ गया आ गया। आ गई। So I was telling you about the fundamental rights. It is very necessary for the citizens of India. और स्टेट नागरिकों के अधिकार को छीनने का काम अगर करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। परंतु नागरिकों को पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, उनके मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार की जब हम बात करते हैं तो समता का अधिकार मौलिक अधिकार है। समता क्या है? राजा और रंक के अधिकार बराबर है। जीवन का महत्व सभी लोगों का बराबर है। सारे अधिकार जो है इक्वल होने चाहिए, चाहे राजा हो और चाहे रंक हो। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके अंदर आपको बोलने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है। अगर ये स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति का मुंह सिल दिया जाए, उससे बोला जाए तुम बोलोगे तो तुम्हें 10 साल की सजा होगी, तुम ये नहीं बोलोगे, 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 तुम वो बोलोगे जो नहीं बोलोगे, तो फिर उसका राइट, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो प्रभावित होता है। और अगर वह अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है, वह बोल नहीं पाता है, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। दूसरा है शोषण का अधिकार। शोषण का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके अंतर्गत जो है गरीब निर्धन मजदूरों का, किसानों का शोषण होता है। शोषण दो प्रकार का होता है, एक मानसिक शोषण होता है, एक शारीरिक शोषण होता है। तो जो है अशिक्षित व्यक्ति का, गरीब आदमी का जो है फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन होता है, शारीरिक शोषण होता है। और जो है मानसिक शोषण भी उनका होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका मेंटल एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है। परंतु जो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या जो है प्राइवेट में कर्मचारी हैं, उनका मानसिक शोषण होता रहता है, वो उसमें कुछ नहीं कर पाते। तो ये शोषण चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो शोषण से जो है आपको के विरुद्ध अधिकार प्राप्त। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। आप चाहे तो तथागत गौतम बुद्ध को माने, चाहे अल्लाह को माने, और चाहे राम को माने, और चाहे जैन को माने, ये आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है। आपको जिस धर्म में आस्था हो
आप उसे मानिए। भारत का संविधान आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप उसको अपने अंतःकरण के आधार पर उसे मानिए और उसका प्रचार प्रसार भी जो है संस्थाओं को बना करके आप करिए। ठीक है, आप अपने धार्मिक स्थल को बना सकते हैं, उन अपने धार्मिक सिद्धांतों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है। अपनी संस्कृति, पांचवा, अपनी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त है। कि जो अल्पसंख्यक है भारत देश के अंदर, जैसे कि जो है बौद्धिस्ट है, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक है, जैन है, अल्पसंख्यक, और इसके अलावा पारसी है, वो भी अल्पसंख्यक है, एंग्लो इंडियन वो भी अल्पसंख्यक है। जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा, उनकी लिपि को खतरा रहता है, क्योंकि उनकी संख्या कम है, इसलिए उनकी भाषा बोलने वाले कम लोग हैं, उनकी लिपि बोलने वाले कम है, जैसे पाली भाषा। आज बौद्धिस्टों की पाली भाषा को खतरा है ना। पाली भाषा बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन पाली भाषा के लिए कोई जो है दिवस नहीं है। इस तरीके से जो बौद्धों की संस्कृतियां हैं या जैनियों की संस्कृतियां हैं या अन्य लोगों की भाषाएं हैं, जो है उन भाषाओं को और वो अपनी संस्कृति को, क्योंकि भारत में हर 100 किलोमीटर चलने पे एक नया जो है संस्कृति, एक नया धर्म और एक नए विचार पैदा होते हैं, नई भाषा पैदा होती है। तो इसलिए अलग अलग संस्कृतियां हैं। कहीं पर जो है विवाह में जो है अ, विवाह के उपरांत जो है अ, बच्चे पैदा होते हैं, और कहीं कहीं पर बच्चों के पैदा होने के बाद विवाह होता है आदिवासियों में। तो अलग अलग कल्चर है लोगों का, है ना, अलग अलग भारत के अंदर धर्म है। तो सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त है। वह अपनी संस्कृति के अनुसार जो है आचरण करे और जो है वह शिक्षा प्राप्त करे। विशेष तौर से अल्पसंख्यकों के लिए अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, उसे प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है, ताकि अल्पसंख्यक लोग अपने अल्पसंख्यक विद्यालय के माध्यम से जो है अपना विद्यालय चलाएं और प्रबंध करें और जो है अपनी संस्कृति कर सकें। अब आता है संवैधानिक अधिकार, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस स्लाइड की। तो ये है आपका अनुच्छेद 32। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 ही जो है मौलिक अधिकार के अंदर रखा गया है, क्योंकि अगर अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार के बाहर कर देते तो जो है संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 32 को ही जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, तो रेमेडी का कोई अवसर समाप्त नहीं होता। इसलिए जो है अनुच्छेद 32 को भी भाग 3 के अंदर रखा गया है। अनुच्छेद 32 भी हमारा मौलिक अधिकार है। यदि 1 से लेकर के 5 तक जो अधिकारों का हमारा उल्लंघन करती है स्टेट, तो हम जो है स्टेट के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 32 के संबंध में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट में हो रहा है। अनुच्छेद 32 जो है इस क्या कहता है कि यदि भाग 3 में जो हमारे मौलिक अधिकार है, जैसे कि राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता है, सबका है, वगैरह वगैरह, तो उन अधिकारों के वायलेशन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम जो है लिखा हुआ है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। यानी आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत आपको यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि अगर आपके मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो आप वहां पे रेट फाइल करिए, समावेदन दीजिए, अपनी बात रखिए। ठीक है।
पॉइंट नंबर 2 है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण की रिट जारी करने की शक्ति है। मीन्स इस आर्टिकल जो है 32 में से दो ही बातें स्पष्ट की गई है। पहली यह है कि जो है आपको यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि आपको आपके अधिकारों का यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है और आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जा करके अपना प्रतिवेदन दीजिए। आपको अधिकार दिया इस आर्टिकल ने। अब आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, अगर ऐसे प्रतिवेदन आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जो है शक्ति प्रदान करी गई, और शक्ति यह प्रदान करी गई कि ऐसे मामलों में, भाग 3 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है निर्देश दे सकता, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन दे सकता, वो आदेश कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, रिट जारी हो सकती है उसमें न्यायालय के अंतर्गत। जो रेटें हैं उसमें पहली रेट है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रेट। पॉइंट नंबर 3 है, उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस करने वाली बात है कि उच्चतम न्यायालय को जो शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 31 के अंतर्गत और आर्टिकल 32 के अंतर्गत, उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने की विधिक शक्ति दे सकती है। न्यायालय को जो शक्ति है, संसद की शक्ति बता दी गई यहाँ आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 32(3) में संसद की शक्ति बताई कि संसद को यह जो है शक्ति प्राप्त है कि अगर 32 के अंतर्गत संसद चाहे तो वह अनुच्छेद 32(1) और 2 में दिए गए अधिकारों को प्रभावित किए बगैर किसी स्थानीय न्यायालय को भी ये शक्तियां ट्रांसफर कर सकती, यानी संसद चाहे तो ये कानून बना के जो है स्थानीय जो है न्यायालय को भी ये शक्तियां प्रदान कर सकती है। शक्ति इट इज इस तरीके से समझ लीजिए कि इट इज डायरेक्शन फॉर द पार्लियामेंट दैट यू कैन डू इट आल्सो to protect the fundamental rights of the citizens of India or people of India। तो ये हुआ शक्तियों की बात। अब आपके सामने समस्या ये है कि रिट क्या होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है वो, उसको हाइबस कॉर्पस कहते हैं अंग्रेजी में। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोड्यूस द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी, यानी व्यक्ति का शरीर पेश करो, व्यक्ति का शरीर पेश करो। कैसे? मान लो किसी व्यक्ति को स्टेट की पुलिस बिना किसी कारण के हिरासत में बंद कर लेती है, रीजनेबल कारण नहीं है, ऐसे गए उठा लाए, चलो भाई पूछताछ के लिए लाए, और उसको वहां बंद रखती है और 24 आवर्स हो जाता है, उसके बाद भी उसे बंद रखती है। और अब क्या होगा? तो अब न्यायालय और ये कुछ और, या जो है किसी जगह पर किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से परिरोध कर दिया जाता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता,
उसके शरीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट वी विल गो, न्यायालय में आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि राइट टू मूवमेंट आपको, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया, आपको गिरफ्तार कर लिया गया और अनावश्यक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, इलीगल अरेस्ट। तो फिर ऐसे व्यक्ति को कैसे छुड़ाया जाएगा, कैसे छूटेगा ऐसा व्यक्ति जिसको स्टेट जो है अरेस्ट कर लेता है, इलीगल अरेस्ट कर लेता है। तो उस स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक जो है प्रतिवेदन होगा और जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रेट फाइल होगी उसका नाम होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हाइबस कॉर्पस। और हाइबस कॉर्पस के अंतर्गत व्यक्ति का शरीर पेश करो, यू हैव टू प्रोड्यूस हिज बॉडी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। उसमें जब सुप्रीम कोर्ट जो है हाइबस बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट पर आदेश करते हैं तो उस व्यक्ति को उस शहर से ला करके प्रस्तुत हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो है ये शरीर सात शरीर आपके समझ प्रस्तुत। उससे न्यायालय देखेगा, पूछेगा, बात करेगा, अरेस्ट का कारण समझेगा, इलीगल है तो आदेश करेगा, निर्देश देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हाइबस कॉर्पस जो है पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति जो है रिट फाइल कर सकता है, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तो सात शरीर गिरफ्तार करके रखा हुआ है। ही नीड हेल्प, ही इज अनेबल टू कम इन द कोर्ट, वो शारीरिक रूप से कोर्ट में आने में असमर्थ है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पक्ष में उसके उसकी तरफ से कोई भी व्यक्ति जो है, जो उसका रिलेटिव हो या उसका रिलेटिव के अलावा उसका फ्रेंड्स हो, कोई भी व्यक्ति ऐसे बंदी व्यक्ति को जो है के को फ्री कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो सुप्रीम कोर्ट में जो है कोई व्यक्ति दायर कर सकता है पीड़ित की तरफ से। ये आवश्यक नहीं कि वो जो है शरीर रूप से वो व्यक्ति को उपस्थित होकर वहां पर रिट फाइल करने में, क्योंकि अगर यह आवश्यक कर दिया नहीं, जो हाइबस कॉर्पस के अंदर जो व्यक्ति अरेस्ट है या अवैध रूप से उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है वही आएगा, तो फिर वो ना कभी आ पाएगा और ना कभी उसे मुक्त कराया जा सकता है। इसलिए नॉट नेसेसरी टू कम इन द कोर्ट, को आने की आवश्यकता नहीं है। उसकी तरफ से उसका पैरोकार उसके संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट फाइल करेगा, तो न्यायालय उसका मतलब हुआ कि बंदी के शरीर को हमारे समझ से प्रस्तुत किया जाए। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। वैसे तो 5 रेटें हैं जिसके विषय में आपको बता ही दिया है कि रेट जो है 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट, परमादेश रेट और प्रतिषेध और उपपेक्षण लेख और अधिकार रक्षा। हाइबस कॉर्पस इसको बोलते हैं प्रोविजन बोलते हैं, सेलेरियो बोलेंगे और क्यूवेरेंटो रेट बोलते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। टुडे नाउ वी डिस्कस ऑन द परमादेश मैंडमस क्या है, व्हाट इज मैंडमस। थोड़ा सा लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है। मैंडमस इस रिट of command is issued by Supreme Court of High Court when any government, court, corporation or any public authority has to do a public duty but fail to do so। यानी जब सुप्रीम कोर्ट एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए एक परमादेश तब जारी कर सकता है जब कुछ सरकारी आदेशों या अधिनियमों पर उसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है। एक अधिकारी को अपने संवैधानिक और कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर संविधान द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु मजबूर करने के लिए, अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और सरकार को किसी भी असंवैधानिक कानून लागू नहीं करने
के लिए सरकारी आदेश को न्यायालय जो है उस मजबूर करता है। रिट फाइल करने के बाद जो है मैंडेमस यानी हम आदेश देते हैं। इन मामलों में जो है वो आदेश जारी होगा परमादेश के संबंध में। यानी कि मैंडेमस का अर्थ होता है टू गिव द मैंडेट, तथा हिंदी में परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या पेला मोबाइल में मीटिंग चालू हो गया? Any government, subordinate court, corporation or public do some specific act which that body is obliged under law to do। कहने का मतलब है जब सरकार या उसके किसी अधिकारी के द्वारा जो उस पर अधिकार कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं विधि द्वारा, उनका वह प्रयोग नहीं करता है, फेल हो जाता है उनको फेल करने में, तब जो है ये जो है आदेश जो है दिया जाता है। तो मैंडेमस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। वी आर ऑर्डरिंग यू टू डू दिस। अब इसमें यह है कि यदि कोई लोक अधिकारी जिसे कानून के अंतर्गत कोई कार्य करना चाहिए जिससे वह नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में मैंडेमस रिट दायर किया जा सकता है। कोई सरकारी अधिकारी जिसको संविधान के या कानून के अनुसार कार्य करना है, उसकी ड्यूटी है, उसे करना चाहिए, परंतु वह नहीं कर रहा है, तब उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में या जो है उच्चतम न्यायालय में मैंडेमस रिट जारी होगी और उसको उसके कार्य को कराने के लिए उसे मजबूर किया जाएगा। जो कार्य दिया गया है उसके संबंध में न्यायालय उसे आदेश देगा कि आप ये कर्तव्य आप पूरा करिए। परंतु जो है यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है। नोटिस करने वाली बात है कि यह रिट जो है मैंडेमस रिट राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध जारी नहीं होता है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट रिट, सिंपल सा शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूँ। उसके बाद जो रिट आती है वह प्रोहिबिशन है, यानी प्रतिषेध रिट है। प्रतिषेध रिट यानी मना करना, इसको हिंदी में होता है मना करना। यह रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। जो ऊंचा वाला न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, वह अपने सबॉर्डिनेट जो न्यायालय है उसके अधीनस्थ न्यायालय है, उनके विरुद्ध यह रिट जारी होती है। और जो है इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। यह रिट सिर्फ जुडिशियल और सेमी जुडिशियल के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। तो यह रिट जो है जुडिशियल और सेमी जुडिशियल के विरुद्ध जारी किया जाता है। होता है कभी कभी जो है जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वह अपनी अधिकारिता के बाहर जा जाके काम जब करने लगते हैं तो उनको मना किया जाता है कि जो है आपकी अधिकारिता यहीं तक है। आप ये जो है अपनी अधिकारिता अपनी सीमाओं के अंदर, जो अधिकारिता का मतलब जो आपको संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है उसी के अंतर्गत रह करके जो है आप काम करिए। जो आपकी सीमाएं हैं उसके अंतर्गत रह करके आप ऑर्डर करिए। आप अपने सीमाओं से बाहर जा करके किसी दूसरी जगह पर इंटरफेयर मत करिए, अपनी अधिकारिता में रहिए। तो ये प्रतिषेध का मतलब ही है मना करना। किसको मना करना? जुडिशियल और सेमी जुडिशियल के विरुद्ध ये आदेश जारी किया जाता है। उसके बाद है पेशेंट लेख।
तो इसका मतलब होता है उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से किसी वाद के बारे में जो उस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है उसकी समीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। यानी कि जो जब कोई जो है उच्चतर न्यायालय है, जैसे कि मान लो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अधीन में अधीनस्थ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से जो है अधीनस्थ न्यायालय की जो डेफिनेशन है उसके अंतर्गत सुप्रीम उच्चतर न्यायालय है। अब हम सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन के रूप में इस्तेमाल करके अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट को उसके डॉक्यूमेंट्स मंगा करके चेक करने चाहिए क्या है मामला। अगर उसको इंटरफेयर करना है किसी मामले में, अधीन न्यायालय में जो भी केस चल रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स को समझना है, डिमांड करना है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वह जो है उस डॉक्यूमेंट्स को मंगा लेगा, मंगाने के बाद जो है उसे देखेगा। तो उसके लिए जो है पेशेंट रेट की आवश्यकता पड़ती है। अब अधिकार परीक्षा रेट देख लीजिए शॉर्ट में, क्यू वेरेंटो रेट बोलते हैं। इसका नाम है अधिकार परीक्षा। मतलब अधिकार परीक्षा का अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय किसी भी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि आप किस पोजीशन से इस पद को होल्ड कर रहे हैं। मतलब जो लोक अधिकारी हैं भारत देश के अंदर, पब्लिक सर्वेंट, उनसे ये पूछ सकता है कि आप जो है इस पोस्ट पे किस अधिकार से बैठे हुए हैं। अर्थात क्यू वारंटो उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का उसे अधिकार नहीं, अधिकार ही नहीं, परंतु वह अपना कुर्सी पे बैठा हुआ, कुर्सी पे बैठा हुआ है या बैठाला गया है ना। अब कोई अधिकारी ऐसा है जिसको उस पद पर जो है अधिकार नहीं है होल्ड करने का, परंतु वह उसको पद पर होल्ड किया हुआ है या होल्ड कराया गया हुआ है, तब क्या होगा? इलीगल, इलीगल पोस्टिंग। तो अब उसके लिए क्या होगा? मतलब इसको संविधान मौलिक अधिकारों को, देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, खासतौर से फंडामेंटल राइट्स की, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अब न्यायालय के अंदर अधिकार परीक्षा रेट फाइल होगा और उस रेट में न्यायालय पूछेगा कि भाई आप इस पोस्ट पे किस अधिकार से बैठे हैं। आप तो रिटायरमेंट हो गए, मान लो रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना होल्ड किया हुआ है, छोड़ ही नहीं रहा कुर्सी, है ना। कुर्सी का प्रेम तो ऐसा होता है कि एक बार हाथ लग जाए तो जब तक सांसें चले आदमी छोड़ने नहीं चाहता है, खास तौर से राजनीति में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। कुर्सी का अब पद चला गया, पोस्ट होल्ड करके बैठे हुए। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि राजनीतिक, ये फलाना राजनीतिक व्यक्ति बंगला नहीं खाली कर रहे, भाई पद चला गया, पोस्ट चली गई, मंत्री नहीं रहे, लेकिन मंत्री को जो अलॉटेड बंगला है वो खाली नहीं है, होल्ड करके रखा।
बंगले पर होल्ड करके रखा हुआ है ना। जिस तरीके से राज मेहता जो है पद जाने के बाद भी बंगले पर होल्ड करके रखते हैं, उसी तरीके से ये जो लोक अधिकारी यदि पोस्ट को होल्ड करके रखे रहे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि अधिकार परीक्षा रेट फाइल होगी और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, हाँ बताइए, आप किस अधिकार से इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कहाँ है आपका नियुक्ति पत्र, प्रेजेंट करिए। वो जब नहीं, अब वो ये पूछने का अधिकार जो है अधिकार परीक्षा के अंतर्गत, रिट फाइल के अंतर्गत आता है। इस तरीके से ये 5 रिटें आपकी हो गई। अब अनुच्छेद जो है 226 की बात जो हम लोग कर रहे थे, ये पांचों रिटें सुप्रीम कोर्ट को जो है फाइल करने की, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है ये सभी रिटों को हाई कोर्ट में भी फाइल किया जा सकता है। ये शक्ति जो है हाई कोर्ट को प्रदान कर दी गई। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 के अंदर शक्तियां प्रदान की गई सुप्रीम कोर्ट को, वही शक्तियां जो है यहाँ पर हाई कोर्ट को प्रदान कर दी गई। एक बात, इसके अलावा जो संविधान के अंदर जो दूसरी जो है आर्टिकल्स है, नॉट ओनली पार्ट 3, भाग 3, बल्कि और भी जो आर्टिकल्स हैं भारत के संविधान के अंदर, उनको भी जो है हाई कोर्ट सुन सकता है। ठीक, ये शक्तियां उन्हें प्रदान कर दी गई हैं। तो इस तरीके से ये आज यहाँ पर ये बात समाप्त होती है। समय हो रहा है, 9 बज चुका है। और आर्टिकल जो है 32 और रिट पर आज जो है हमने विशेष फोकस करके आपको बताया है, क्योंकि आर्टिकल 32 ही वहाँ पर 226 में जा रहा है, और जो रिटें यहाँ पर निकाली जा रही है वही रिटें वहाँ पे भी निकाली जा रही। तो आप को कंपैरेटिव जो है दोनों आर्टिकल के को लेकर के हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो बाकी बचा आर्टिकल 226 के अंतर्गत संविधान के अंदर, उन पर जो है 226 में क्या शक्तियां जो है हाईकोर्ट को प्रदान की गई है, तो इट विल वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वेबिनार। यहीं पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज अंतरराष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे, अंतरराष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे यानी अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। इसके अंतर्गत जैसे तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो है भारत की नई पूरी दुनिया को अहिंसा का जो सिद्धांत दिया गया था, और हम देखते हैं कि जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है नॉन वायलेंस डे मनाया जा रहा है। तो जो है ये अच्छी बात है, तथागत गौतम बुद्ध की संदेश आज पूरी दुनिया में जो है मान्य है। और भारत देश के अंदर जो भी अहिंसा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और हिंसा को क्रिटिसाइड करने की आवश्यकता है, उसकी निंदा करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे पर यही अपील करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमः बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद मान्य धीमान साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। धीमान जय। साहब ने अपना समय निकालते हुए और कायदा कानून का जो संविधान से सभी को ज्ञान देता है, वो सभी को धन्यवाद मान्य धीमान साहब को कि आज अनुच्छेद 226 रिट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति क्या है और मौलिक अधिकार और क्या जाए उसकी जिनकी न्याय मौलिक अधिकार नहीं होते तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और कैसे जी सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बताया कि समता अधिकार, बोलने का अधिकार है, शोषण का अधिकार, गरीब को मजदूर के लिए शोषण जो होता है उसका तो अधिकार के बाबत में बतवाया। मानसिक शारीरिक जो प्राइवेट कर्मचारियों को मानसिक शोषण करता है उसके बारे में वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ये बताने कि जिसको जो धर्म में मानना हो माने,
उसके बारे में भी बताया। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार में उसको बताया। और 32 के अंदर जो बतलाया है वो काव्य के रूप में के मूल अधिकार बहुत जरूरी प्रजातंत्र का सार, इन सब की गारंटी देता संवैधानिक उपचार। सीने यदि कोई अधिकार रिट दायर करवाओ, न्यायालय से लो आदेश लागू उसे करवाओ। शस्त्र बलों व आईबी में बहुत जरूरी अनुशासन, अधिकारियों में अल्प कटौती कर सकता है शासन। और बहुत बहुत धन्यवाद ईमान साहब। और आगे हम अध्यक्ष श्री माननीय नेपालेश्वर, टाइम हो गया है तो नेपाल बहुत साहब को मैं आगे उसका अनुरोध करता हूं कि अपना विचार प्रदान करें। माननीय नेपालेश बहुत साहब। अध्यक्ष माननीय नेपालेश्वर बहुत साहब। हेलो। हाँ जी सर हाँ बोलिए। आवाज आ रही है ना? आ हेलो। रही है सर। ओके। महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज तथा आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुष और महर्षि माता जी को नमन करते हुए, महान देशभक्त धरती अबा बिरसा मुंडा को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु को नमन करते हुए, बहुजन समाज के प्रतिष्ठाता मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए, आज इस शानदार सोमवार की वेबिनार में उपस्थित परम आदरणीय मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, जो कि हमारे प्रतिष्ठाता तथा अध्यक्ष है और तथा पूर्व एमएलसी है उत्तर प्रदेश का, परम सम्मान्य मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी, जो कार्यवाही अध्यक्ष है, हमारे आरबीएम का मुख्य कारपेटदार है। आज का वेबिनार में उपस्थित हमारे सुपरस्टार तथा सुपर संविधानिक वाचनकर्ता परम सम्मान्य परम आदरणीय असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान जी, महागुरु सम्मान्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, आज का संचालक मान्यवर खेमचंद सोलंकी जी, राष्ट्रीय सचिव तथा प्रभारी महाराष्ट्र, गुजरात, दादर हवेली तथा देश से तमाम जुड़े हुए सम्मानित धम्म साथियों, धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं नेपालेश्वर बौद्ध अध्यक्ष ओडिशा, आप सभी को एक बार अंतरराष्ट्रीय नॉन वायलेंस दिवस के लिए आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कंग्रेचुलेशन देते हैं। साथियों, हमारे पूज्य वाचनकर्ता, संविधान वाचनकर्ता, जो अनवरत हमको संविधानिक का ज्ञान देते हैं, जो कि निःशुल्क ये भारत में तथा विश्व में एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। कोई भी आदमी निःशुल्क कोई काम नहीं करता है आज तक। साथियों, हजारों साल तक हम लोग का कोई संविधान नहीं था, कोई लोकतंत्र नहीं था भारत में। डॉक्टर बाबा साहेब ने हमको पहला बार संविधान लिखित सम्मान दिया, जो कि विश्व में एक महान है, लॉन्गेस्ट है। साथियों, आज का विषय है जो हमारे प्रबोधन कर्ता असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान जी आर्टिकल 226 के बारे में सरल और विस्तार से हमको सुझाव दिए हैं, बताए हैं। जैसा स्टूडेंट एंड टीचर के बीच होता है, बहुत सरल भाषा से
226 कुछ ये न्यायालय की शक्ति के ऊपर केंद्रित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जैसा आर्टिकल 32 जो हम लोग का मौलिक अधिकार के ऊपर है, सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 में वही बतलाता है जो व्यक्ति का गरिमा ही सबसे बड़ा है। बाबा साहेब ने व्यक्ति का गरिमा के ऊपर जो संविधान में लिखित किए हैं, हमको जो संविधान में राइट दिए हैं, वो शायद विश्व में एक एग्जाम्पल है। साथियों, आर्टिकल 32 में सर ने जो बताए हैं, ये जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्ति का गरिमा के ऊपर है, ये समता का अधिकार, जहां साहब बोले राजा और रंग, गरीब और धनी कोई ऐसा नहीं है। लॉ के इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ, सब समान है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम है, जहां कल्चरल और सांस्कृतिक अधिकार है, ये सब आता है हम लोग का मौलिक अधिकार में। और उसमें से 32 एक सबसे सुपर जीवन जीने का अधिकार है। साथियों, साहब ने 226 के ऊपर भी विस्तृत रूप से व्याख्या किए हैं। वो आगे से भी व्याख्या किए थे, उसका रिवाइज किए हैं। ये हाई कोर्ट को भी, जो उच्च न्यायालय को भी ये अधिकार दिया गया है। जो रीट है, ये 5 प्रकार का रीट है, जो हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सेट्यूररी और क्वारेंटो। हेबियस कॉर्पस जो शरीर पेश करना है, साक्षात, इसके ऊपर सार ने बहुत विस्तार से बताए हैं। और सार ने जो प्रयास किए हैं 3 साल से अनवरत, हम बहुजनों को लिए, देश के नागरिकों के लिए संविधान जानकारी लेना जरूरत है। लेकिन साथियों, ये दुख की बात मुझे बोलना पड़ता है, बाबा साहेब ने जो हमको संविधान दिया, हक अधिकार दिया, ये 1950 से तो लागू हो गया, 26 जनवरी से। लेकिन जो लोग लागू करने वाले हैं, ये संविधान को 10% भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसलिए भारत का ये दुर्दशा है। साथियों, इसके लिए लागू करने वाला जब शोषण करने वाला से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। साथियों, आज देखा गया है जो संविधान हर एक घर में, हर एक सिटीजन के पास पहुंचना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हर एक व्यक्ति जानकारी लेना चाहिए। लेकिन आज देखा गया है संविधान कहीं पर भी ये लोग नहीं पढ़ा है। इसका मतलब वो संविधान के बारे में जानकार नहीं होने के लिए आज देश का जो उन्नति होना चाहिए, जो जिस प्रकार उन्नति होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। साथियों, आज का ये डॉक्टर बाबा साहब की संविधान के ऊपर आप देखिए, विदेश में थीसिस लिखा जा रहा है, वहाँ रिसर्च हो रहा है, लेकिन भारत में उसको हटाने के लिए मांग हो रहा है। इसलिए जब तक वो लोग चाहते हैं, शासक दल चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन बाबा साहब का ये संविधान जब तक भारत में होगा, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इसलिए वो लोग कन्फर्म है, इसीलिए वो संविधान को बदलने चाहते हैं।
साथियों, इसके लिए हमारे परम पूज्य तथा सम्मानित हमारे अध्यक्ष साहब 26 नवंबर को संविधान दिवस पर एक ठो हमको मौका दिए हैं। वो संविधान में हम लोग विशाल रैली करेंगे, लोकतंत्र बचाओ के लिए, पूंजीवाद हटाओ के लिए, संविधान बचाओ आंदोलन के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद से संयुक्त तत्वावधान में विशाल धारणा एवं प्रदर्शन 26 नवंबर 2023 दिनांक रविवार समय 10 बजे जंतर मंतर पर होगा। इसलिए मैं हमारे अध्यक्ष महोदय को सैल्यूट करता हूं, हमारा कार्यवाही अध्यक्ष को सैल्यूट करता हूं। वो लोग जो संविधान बचाओ के लिए जो गणधारणा विशाल धारणा प्रदर्शन किए हैं, इसलिए कि हम लोग ये संविधान को बचाए रखें। बाबा साहब ने हमको तो संविधान दे दिए, लेकिन उनका औलाद लोग हमको बाबा साहब का संविधान को बचाना चाहिए, लेकिन हम लोग जानकारी नहीं है तो बचाएंगे कैसे। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो प्रयास जारी किया, तमाम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक बुद्धिजीवी, अम्बेडकराइट और सभी संविधान प्रेमी लोग आके 26 नवंबर को एक ठो विशाल धारणा में सहयोग करें। उनको हम लोग उड़ीसा के तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। आरबीएम का ये विशाल धारणा कैसा सक्सेसफुल होगा, ऐतिहासिक होगा, वही बात हम सभी को अनुरोध करते हैं। इसके अलावा हम अनुरोध करते हैं, जो बाबा साहब आज जो 2 तारीख है, हेमचंद जी थोड़ा बंद कीजिए, आज जो 2 तारीख है, 2 तारीख के लिए 2 किताब के लिए हम स्पॉन्सर करेंगे। आपको अनुरोध करेंगे, हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के पास ये 2 किताब होना चाहिए। कौन सा किताब? पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। 2 नंबर किताब जो बुद्ध और उनका धम्म। उसके अलावा कास्ट, जाति का विनाश, कास्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी होना चाहिए। आपका ड्राइंग रूम में होना चाहिए। कभी आप यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी लेके जाना चाहिए। क्या है कि उसका एक ठो प्रसार प्रचार होगा। इसलिए आज ये ऐतिहासिक दिन में आप सभी को अनुरोध करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय नॉन वायलेंस डे में आप सभी को मैं उजागर करते हैं कि हम लोग नॉन वायलेंस का पक्ष लें। साथियों, हमको संविधान को रक्षा करने के लिए हमको लास्ट बिंदु ब्लड देना पड़ेगा, तो हम लोग दे सकेंगे। और हमारे संविधान, हमारे संस्था का संस्थापक जी को इसलिए हम कोटि कोटि बधाई देते हैं और उनका सुस्त स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। और वो जो बीड़ा लिए हैं, हम लोग सब साथ देंगे। आरबीएम का तमाम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितना भी हम लोग अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट है, उनका साथ देंगे। और विशाल धारणा को जो 26 तारीख नवंबर को होने वाला है, उसमें हम सहयोग करेंगे और सरकार को दिखाएंगे हम किसी से कम नहीं। आरबीएम क्या है कि आरबीएम पहला संगठन है जो संविधान के सम्मान में आगे आ रहा है और उसका रक्षा करने के लिए मजबूत पदक्षेप ले रहा है। तो लास्ट में पुनः सभी को मेरा अभिनंदन, ये इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के लिए। और विशेष रूप से हमारा वचनकर्ता असिस्टेंट प्रोफेसर महोदय को कोटि कोटि नमन, जो निस्वार्थ रूप से, निःशुल्क रूप से
हमको जो ज्ञान बांट रहे हैं, इसीलिए हम उनका कोटि कोटि नमन करते हैं। और उपस्थित समस्त सम्मानित साथियों को आप जो शांति मन से नॉन वायलेंस हिसाब से सुने हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, आगे बढ़ाइए सर। बहुत बहुत साधुवाद माननीय नेपाल गांधी साहब, बहुत साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से और 26 नवंबर के जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें सहयोग और जो बात बताई, बहुत साधुवाद। और टाइम भी हो गया है।